Dear students, welcome again in the class of Law of Torts. Today we are going to discuss about nervous shock और mental shock अर्थात तंत्रिका आघात या मानसिक आघात भी इसे कहते हैं। इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपके पास आर के बांगिया की बुक होगी तो यह टॉपिक नेग्लिजेंस के टॉपिक के लास्ट में लिखा होगा। किसी किसी बुक में रिमोटनेस ऑफ डैमेज यानी क्षति की दूरस्थता के टॉपिक में भी यह मिलेगा। यह जो नर्वस शॉक का टॉपिक है यह छोटा टॉपिक है, तो आप हेडिंग नोट कर सकते हैं, नर्वस शॉक और मेंटल शॉक अर्थात तंत्रिकाघात या मानसिक आघात। टू क्लेम कंपनसेशन ए पर्सन मस्ट सफर हार्म। प्रतिकर का दावा करने के लिए किसी व्यक्ति को चोट या नुकसान उठाना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति कंपनसेशन का क्लेम करना चाहता है तो उसे क्या होना चाहिए, उसे कोई चोट लगना चाहिए या कोई क्षति या कोई नुकसान उठाना चाहिए, तभी उसे कंपनसेशन मिलेगा। Recovery of compensation depends upon the type of harm suffered. प्रतिकर की वसूली चोट या नुकसान के प्रकार पर निर्भर करती है। इन हार्म के कुछ क्लासेज हो सकते हैं, जैसे फिजिकल हार्म अर्थात हार्म टू बॉडी यानी शारीरिक चोट या नुकसान अर्थात शरीर को चोट या नुकसान पहुंचे। दूसरा बता सकते हैं आप कि हार्म टू रेपुटेशन अर्थात प्रतिष्ठा को चोट या नुकसान पहुंचे। तीसरा है हार्म टू प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति को नुकसान। चौथा है इकोनॉमिक लॉस अर्थात आर्थिक क्षति या नुकसान। पांचवा है मेंटल हार्म और नर्वस शॉक, मानसिक चोट या आघात या तंत्रिका आघात या तंत्रिका घात भी इसे कहते हैं। ये सारे हार्म के क्लासेज हैं, इन्हीं में से हमको नर्वस शॉक की स्टडी करनी है। तो आप हेडिंग नोट कर सकते हैं, नर्वस शॉक और मेंटल शॉक। The development of law relating to nervous shock is of recent origin अर्थात मानसिक आघात से संबंधित विधि का विकास हाल में ही हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि लॉ के इस ब्रांच की ओरिजिन अभी बहुत ही रिसेंट है, आधुनिक है। यहाँ रिसेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपने टॉर्ट की ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को पढ़ा था, तो वहाँ देखा होगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट कितना पुराना है, ओल्ड है। तो उसी सेंस में नर्वस शॉक रिसेंट है, आधुनिक है। 1897 के पहले 1897 के पहले इंग्लिश लॉ ऑफ टॉर्ट्स में नर्वस शॉक के लिए डिफेंडेंट की लाइबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। यहां क्यों नर्वस शॉक के लिए डिफेंडेंट की लाइबिलिटी पॉसिबल नहीं थी? क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में केवल फिजिकल इंजरी के लिए डैमेजेज प्राप्त की जा सकती थी, केवल शारीरिक क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती थी, जो डिफेंडेंट द्वारा प्लेंटिफ के बॉडी पर एक्चुअल इंजरी यानी वास्तविक क्षति के द्वारा किया गया होता था या कारित की गई होती थी। कहने का तात्पर्य है कि प्लेंटिफ के बॉडी पर जब एक्चुअल इंजरी होती थी यानी वास्तविक क्षति होती थी, तभी प्लेंटिफ डिफेंडेंट से डैमेजेज प्राप्त कर सकता था। In 1888, the Privy Council in Victorian Railway Commissioner versus Coltas
केस का नाम है विक्टोरियन रेलवे कमिश्नर वर्सेज कोल्टास। इन दिस केस द प्रीवी काउंसिल refused to recognize liability for injury caused by a shock through eye or ear without having physical contact। अर्थात सन 1888 में प्रीवी काउंसिल ने विक्टोरियन रेलवे कमिश्नर वर्सेस कोल्टास के मामले में बिना शारीरिक स्पर्श के आंख या कान से पहुंचे मानसिक आघात से पहुंची क्षति से उत्पन्न दायित्व के तर्क को अस्वीकार कर दिया था। यानी कोर्ट ने कहा कि एक्चुअल इंपैक्ट के बिना, यानी वास्तविक संघात के बिना, वास्तविक क्षति के बिना केवल नर्वस शॉक के परिणाम स्वरूप पहुंची फिजिकल इंजरी के लिए डैमेजेज प्राप्त नहीं की जा सकती, ऐसा न्यायालय ने डिसीजन दिया था। लेकिन 1897 में 1897 में कोर्ट ने अपने व्यू को चेंज कर दिया। कोर्ट ने क्या किया? अपने विचार को बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। इन 1897 1897 में विल्किंसन वर्सेज डाउनटन केस है, विल्किंसन वर्सेज डाउनटन के केस में दिए गए डिसीजन से लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एक नए टॉर्ट नर्वस शॉक का जन्म हुआ। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में यह न्यू प्रिंसिपल माना गया कि यदि कोई व्यक्ति इंटेंशनली यानी जानबूझकर इंजरी पहुंचाने के पर्पज से कोई ऐसा एक्ट करता है, यानी कोई ऐसा कार्य करता है जिससे प्लेंटिफ को विदाउट फिजिकल इंपैक्ट, बिना शारीरिक संघात यानी चोट या नुकसान पहुंचाए नर्वस शॉक कारित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेंटिफ को फिजिकल इंजरी यानी शारीरिक क्षति पहुंचती है, तो उसके लिए डिफेंडेंट से डैमेजेज प्राप्त की जा सकती है, ऐसा न्यायालय ने डिसीजन दिया। इस केस में डिफेंडेंट को तब लायबल ठहराया गया जब उसने प्लेंटिफ को एक प्रैक्टिकल जॉक यानी व्यावहारिक विनोद यानी मजाक में झूठे यानी जो बात सही नहीं थी यह बतलाया कि एक एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड के दोनों पैर टूट गए हैं और प्लेंटिफ उस न्यूज को सुन करके नर्वस शॉक के कारण सीरियसली अनहेल्दी हो गई थी, यानी गंभीर रूप से क्या हो गई थी? बीमार हो गई थी और उसके हेयर वाइट हो गए थे, उसके जो बाल थे क्या हो गए थे? सफेद हो गए थे। यानी नर्वस शॉक का रिजल्ट यह हुआ कि प्लेंटिफ के हेयर वाइट हो गए। यहां कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल माना और एक नए टॉर्ट नर्वस शॉक की ओरिजिन हुई। नर्वस शॉक के टॉर्ट के लिए यह नेसेसरी है कि प्लेंटिफ को एज ए रिजल्ट ऑफ नर्वस शॉक तंत्रिकाघात के परिणाम स्वरूप कोई फिजिकल इंजरी अवश्य पहुंची हो, यानी फिजिकल इंजरी होना आवश्यक है नर्वस शॉक के कारण, अन्यथा डैमेजेज प्राप्त नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब कोई डिजीज हो जाना यानी कोई बीमारी हो जाना, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो जाना यानी मनोविकार यानी मानसिक रोगों का विकार कोई हो जाए, मेमोरी लॉस हो जाए यानी याददाश्त उसकी चली जाए या खो जाए, एनी टाइप ऑफ फिजिकल चेंजेज किसी प्रकार के शारीरिक परिवर्तन हो जाए, एटसेट्रा। यानी नर्वस शॉक के कारण ऐसी फिजिकल इंजरी होती है तो डिफेंडेंट नर्वस शॉक के लिए लायबल होगा। अपने स्क्रीन पर एक चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से भी आप नर्वस शॉक को समझ सकते हैं। डिफेंडेंट द्वारा सबसे पहले डिफेंडेंट द्वारा कोई एक्ट किया जाता है यानी कोई कार्य किया जाता है प्रतिवादी द्वारा जो प्लेंटिफ को सुनाई देता है या दिखाई देता है।
यानी ईयर और आइज अर्थात कानों या आंखों को रेफर्ड होता है यानी संदर्भित होता है। कानों या आंखों को सुनाई या दिखाई देने के कारण प्लेंटिफ को नर्वस शॉक लगता है यानी तंत्रिका घात लगता है, मानसिक आघात लगता है, और उसके बाद प्लेंटिफ को फिजिकल इंजरीज होती है यानी शारीरिक क्षति होती है। अर्थात प्लेंटिफ को कोई डिजीज हो जाए, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो जाए, मेमोरी लॉस हो जाए या इसी प्रकार का कोई फिजिकल चेंजेज हो जाए। अब नर्वस शॉक को हम कुछ केस लॉज के माध्यम से समझेंगे। केस है डुलयू वर्सेज वाइट एंड सन्स 1901 यानी 1901 का केस है किंग्स बेंच का। इस केस में नर्वस शॉक से उत्पन्न हुए फिजिकल इंजरीज के एक्शन को रिकॉग्नाइज किया गया था। इस मामले में तंत्रिका घात से उत्पन्न हुए शारीरिक क्षतियों के कार्रवाई को क्या किया गया था, मान्यता प्रदान किया गया था। इन दिस केस द प्लेंटिफ ए प्रेग्नेंट वुमेन was behind the bar of a public house owned by her husband. The defendant's servant negligently drove a van driven by two horses into the public house. Seeing this, the plaintiff suffered a nervous shock which produced serious illness and caused premature delivery of her child. अर्थात इस केस में फैक्ट यह था कि वादी जो एक गर्भवती स्त्री थी अपने पति के सार्वजनिक गृह बार के पीछे खड़ी थी। प्रतिवादी के सेवक दो घोड़ों वाली गाड़ी उपेक्षा से चलाकर सार्वजनिक गृह में ले आए। अब यह देखकर जो वादी थी जो कि गर्भवती स्त्री थी को मानसिक आघात हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वह गंभीर रूप से क्या हो गई, बीमार हो गई तथा उसका बच्चा समय से पूर्व हो गया। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वाज लाइबल। इस मामले में न्यायालय ने धारित किया कि प्रतिवादी क्या है, उत्तरदायी है। यद्यपि इस केस में कोर्ट ने नर्वस शॉक के एक्शन को रिकॉग्नाइज तो किया, कोर्ट ने तंत्रिकाघात की कार्रवाई को मान्यता तो दिया, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने इस पर ग्रेट लिमिटेशन भी इम्पोज किया, यानी कठोर शर्त भी इस पर क्या किया, लागू किया। अकॉर्डिंग टू दिस लिमिटेशन, इस लिमिटेशन के अनुसार For such an action, the shock must be such as arises from reasonable fear of immediate personal injury to oneself. अर्थात कोर्ट ने जो शर्त या सीमा लागू किया वह यह थी कि ऐसे किसी कार्रवाई के लिए आघात यानी चोट या नुकसान को ऐसा होना चाहिए जो स्वयं अपनी ही तात्कालिक वैयक्तिक क्षति यानी पर्सनल इंजरी के युक्त भय से उत्पन्न हुआ। जो कोर्ट ने बातें कही उसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहां समझ सकते हैं। यदि ए के नेग्लिजेंस से, उपेक्षा से बी के लिए डेंजर यानी खतरा क्रिएट हो जाता है तो बी एक्शन कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। इफ ही सफर्स नर्वस शॉक, यदि वह तंत्रिकाघात से पीड़ित हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ यदि बी के डेंजर यानी खतरे को देखकर अथवा सुनकर एक दूसरा व्यक्ति यानी अनदर पर्सन जेड
नर्वस शॉक से इंजर्ड हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो जेड इसके लिए ए के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता। दिस डिसीजन डज नॉट सीम जस्टिफाइड। यह जो निर्णय है वह न्यायोचित प्रतीत नहीं होता, यानी उचित नहीं लगता है यह डिसीजन। आगे चलकर लॉ का डेवलपमेंट हुआ, विधि का विकास हुआ, और 1925 में हैम्ब्रुक वर्सेज स्टोक्स ब्रदर्स केस है। हैम्ब्रुक वर्सेज स्टोक्स ब्रदर्स 1925 का केस है, किंग्स बेंच का। इस केस में कोर्ट ने यह कहा कि ए पर्सन में सफर नर्वस शॉक इवन दाउ ही हिमसेल्फ इज नॉट विद इन द एरिया ऑफ फिजिकल इंजरी टू हिमसेल्फ। अर्थात कोई व्यक्ति तब भी तंत्रिकाघात से पीड़ित हो सकता है चाहे भले ही वह स्वयं अपने ही प्रति होने वाली क्षति के परिधि में न हो। अर्थात अब स्थिति क्या है? अब स्थिति यह है कि यदि ए के नेग्लिजेंस से बी के लिए डेंजर यानी खतरा क्रिएट होता है और बी के डेंजर यानी खतरे को देखकर अथवा सुनकर एक दूसरा व्यक्ति अनदर पर्सन जेड नर्वस शॉक से इंजर्ड हो जाता है, तो जेड इसके लिए ए के अगेंस्ट एक्शन यानी कार्रवाई कर सकता है। यह जो निर्णय है, डिसीजन है, वह हैम्ब्रुक वर्सेज स्टोक्स ब्रदर्स के केस में दिया गया। इस केस में क्या हुआ था, क्या इसके फैक्ट थे, उसको अब हम देख सकते हैं। In this case, a lorry with its engine running was left unattended at the top of a steep hill. It began to run violently down a steep and narrow street. The plaintiff's wife had just left her children round in a corner. The children then were out of sight. Seeing the lorry running down the steep road, she was terrified for the safety of her children. Immediately afterwards, she was told by bystanders that a child had been injured, and the description of the injured child resembled one of her own children. She suffered a nervous shock and died as a result of it. हिंदी में इसके फैक्ट को देख सकते हैं। इस केस का फैक्ट यह था कि एक लॉरी जिसका इंजन चल रहा था, एक ढालू पहाड़ी सड़क पर बिना ड्राइवर या किसी अन्य व्यक्ति के देखभाल के छोड़ दी गई। वह लॉरी तेजी से ढालू तथा तंग सड़क से नीचे आने लगी। वादी की पत्नी ने उसी समय अपने बच्चे को एक कोने पर छोड़ा था। उसके बच्चे उसकी नजर से दूर हो गए थे, यानी दिखाई नहीं दे रहे थे। लॉरी को ढालू सड़क पर तेजी से आते देखकर वह अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए डर गई। इसके तुरंत बाद उसे सड़क पर खड़े व्यक्तियों ने बताया कि एक बच्चा घायल हो गया था तथा बच्चे का हुलिया उसके बच्चों में से एक से मिलता था। अब यह सुनकर उस महिला को मानसिक आघात हुआ तथा उसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई, यानी डेथ हो गई उसकी महिला की। इन दिस केस द डिफेंडेंट वेयर हेल्ड लायबल फॉर हर डेथ। इस मामले में प्रतिवादियों को उसकी मृत्यु के लिए दायी ठहराया गया, लायबल ठहराया गया। यद्यपि वह महिला जो नर्वस शॉक से पीड़ित हुई थी, वह स्वयं उस लॉरी से
क्रिएट किए गए डेंजर यानी खतरे की सर्कल में नहीं थी। स्वयं वो खतरे में नहीं थी उस लॉरी से, बल्कि उसके बच्चे थे। इसके बावजूद भी कोर्ट ने क्या किया, डिफेंडेंट को लाइबल माना था। जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया कि डुलियू वर्सेज व्हाइट एंड सन्स के केस में कोर्ट द्वारा यह लिमिटेशन लगाया गया था कि नर्वस शॉक अपनी सुरक्षा के भय या डर के कारण होना चाहिए, लेकिन इस केस अर्थात हैम्ब्रुक के केस में इसे क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। और कोर्ट ने कहा कि इस प्रिंसिपल को ऐसे केसेज में भी एक्सटेंड किया जाएगा, यानी विस्तारित किया जाएगा, जहां प्लेंटिफ अपने किसी रिलेटिव्स के लिए, अपने प्रियजन के लिए, अपने संबंधियों के लिए क्रिएट इमीडिएट डेंजर यानी तात्कालिक संकट से नर्वस शॉक के परिणाम स्वरूप फिजिकली इंजर्ड हो जाता है। ऐसे केसेज में भी नर्वस शॉक के लिए डिफेंडेंट लाइबल होगा। नेक्स्ट केस है बोरहिल वर्सेज यंग, 1943 का केस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह क्लियर कर दिया कि नर्वस शॉक के लिए डिफेंडेंट तभी लाइबल होगा जब उसके लिए रीजनेबल फोरसाइट यानी युक्त संगत पूर्वानुमान में प्लेंटिफ ऐसा व्यक्ति था जो उसके कार्यों से अफेक्टेड हो सकने की सरकमफरेंस में आता हो, यानी प्लेंटिफ यानी प्रतिवादी ऐसा व्यक्ति था जो ऐसे कार्यों से प्रभावित हो सकने की परिधि में आता हो। इस केस में क्या हुआ था इसको हम देख सकते हैं। इन दिस केस द प्लेंटिफ ए फिश वाइफ while getting out of a tram car heard of an accident but could not see the same as she was about 50 feet away from the scene and her view was obstructed by the tram car. In the accident which had occurred, a negligent motorcyclist had been killed. After the body of the motorcyclist had been removed, the fishwife happened to go to the scene of the accident and saw the blood on the road. As a result of the same, she suffered nervous shock and gave birth to a stillborn child. She sued the personal representatives of the motorcyclist. हिंदी में इसके तथ्य को आप देख सकते हैं। इस केस का फैक्ट यह था कि वादी जो मछली बेचने वाली महिला थी, जब ट्राम कार से उतर रही थी, उसने एक दुर्घटना घटित होने जैसी एक आवाज सुनी, परंतु वह स्वयं उसको देख न सकी। क्यों नहीं देख सकी? क्योंकि वह उस घटना स्थल से 50 फीट की दूरी पर थी और ट्राम कार उसको देखने में बाधा बन रही थी, यानी बीच में ट्राम कार थी, एक तरफ महिला थी, दूसरे तरफ एक्सीडेंट हुआ था और बीच में वह ट्राम कार खड़ी थी। इस कारण वह उस घटना को नहीं देख पाई। उस दुर्घटना में जो घटना घटित हो चुकी थी वह यह थी कि एक असावधान मोटरसाइकिल चालक की उस दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। इस मोटरसाइकिल चालक के मृत शरीर को जब हटा दिया गया, तब यह महिला दुर्घटना स्थल पर गई और उसने सड़क पर मृतक व्यक्ति के रक्त को यानी ब्लड को देखा। उसके परिणाम स्वरूप उसे तंत्रिकाघात हुआ, नर्वस शॉक लगा और 1 महीने बाद उसने एक मृतक नवजात शिशु को जन्म दिया, यानी मरे हुए बच्चे को उसने क्या किया, जन्म दिया। उसने मोटरसाइकिल चालक के निजी प्रतिनिधियों के विरुद्ध, यानी पर्सनल जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उस मोटरसाइकिल चालक के जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसके निजी प्रतिनिधियों के विरुद्ध यानी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट सूट फाइल किया, वाद दायर किया।
In this case, the House of Lords held that the deceased could not be expected to foresee or foresight any injury to the plaintiff, and therefore he did not owe any duty of care to her, and as such his personal representatives could not be made liable. इस मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय दिया कि मृतक से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वह वादी के प्रति किसी प्रकार की क्षति का पूर्वानुमान कर सकता था। यानी पहले से वह जान नहीं सकता था कि इनको ऐसी क्षति हो जाएगी, और इस प्रकार वह वादी के प्रति सावधानी बरतने का कोई भी कर्तव्य धारण नहीं कर सकता था। इसलिए मोटरसाइकिल चालक के निजी प्रतिनिधियों को, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स को किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यानी यहां डिफेंडेंट को लाइबल नहीं माना गया। नेक्स्ट केस है एलकॉक वर्सेज चीफ कांस्टेबल ऑफ साउथ यॉर्कशायर पुलिस, 1991 का केस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। इस केस में फैक्ट यह था कि जब प्लेंटिफ दूरदर्शन पर न्यूज बुलेटिन में एक फुटबॉल मैच के दौरान हुई टेरिबल एक्सीडेंट यानी भयानक दुर्घटना का लाइव टेलीकास्ट यानी सीधा प्रसारण देख रहा था, तो इस एक्सीडेंट की हालत को देखकर उसे डीपली मेंटल शॉक यानी गहरा मानसिक आघात पहुंचा। यद्यपि टेलीकास्ट में मरे हुए व्यक्तियों और घायल हुए व्यक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा था। अकॉर्डिंग टू प्लेंटिफ, वादी के अनुसार उसके मेंटल शॉक का मेन रीजन उसके एक नियरेस्ट रिलेटिव यानी उसके निकट के संबंधी की एक एक्सीडेंट में घायल होने की आशंका थी। यानी जो दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उसके एक नियरेस्ट रिलेटिव के घायल होने की आशंका थी कि मेरा भी एक कोई रिलेटिव था, उसमें वह उस एक्सीडेंट में घायल हो गया। इस केस में कोर्ट ने इसे रिमोट डैमेज यानी दूरस्थ क्षति यानी दूर की क्षति मानते हुए प्लेंटिफ के केस को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, यानी डिफेंडेंट को लाइबल नहीं माना गया। यह रिमोट डैमेज यानी दूरस्थ क्षति का यहाँ तात्पर्य क्या है? यह रिमोट डैमेज यानी दूरस्थ क्षति का तात्पर्य है ऐसी डैमेज, ऐसी क्षति जिसका रीजनेबल फोरसाइट यानी युक्त पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता था, यानी पहले से इसको सोचा नहीं जा सकता था। कोई एक सामान्य व्यक्ति इसको पहले से नहीं सोच सकता कि ऐसी भी घटना घट सकती है। इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिफेंडेंट को लाइबल तो नहीं माना, परंतु इस एलकॉक के केस में ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने नर्वस शॉक के केसेज में एज ए गाइडलाइन एक दिशा निर्देश के तौर पर 3 बातें डिटरमिन की, जिनके बेसिस पर लाइबिलिटी का डिटर्मिनेशन किया जाएगा, दायित्व का निर्धारण किया जाएगा। जिसमें से फर्स्ट है क्लोज रिलेशनशिप यानी निकट का संबंध या निकट संबंध, अर्थात वे व्यक्ति जो किसी इंसिडेंट से पीड़ित हुए हों और उस पीड़ित व्यक्ति के पेन को देखकर यानी उसकी पीड़ा या कष्ट को देखकर या सुनकर प्लेंटिफ को शॉक पहुंचा हो, उनमें एक क्लोज रिलेशन होना चाहिए। अर्थात पीड़ित व्यक्ति और प्लेंटिफ में क्या होना चाहिए? एक क्लोज रिलेशन होना चाहिए, तब डिफेंडेंट को लाइबल ठहराया जाएगा। सेकंड है प्रॉक्सिमिटी यानी निकटता, अर्थात जिस व्यक्ति को नर्वस शॉक पहुंचा हो वह घटना के स्थल के निकट यानी घटना
स्थल पर उपस्थित रहा। ही वॉज प्रेजेंट नियर द प्लेस ऑफ द इंसिडेंट और एट द सीन ऑफ द इंसिडेंट। तब अगर नर्वस शॉक लगा है तो डिफेंडेंट वहां लाइबल ठहराया जाएगा। थर्ड है डायरेक्ट परसेप्शन, अर्थात प्रत्यक्ष बोध या दर्शन, अर्थात प्लेंटिफ ने उस इंसिडेंट को डायरेक्टली देखा हो या सुना हो, तब डिफेंडेंट को लाइबल ठहराया जाएगा। यदि उस देखने या सुनने से क्या हुआ हो, प्लेंटिफ को नर्वस शॉक लगा हो और उसके कारण फिजिकल इंजरीज हुई, तब डिफेंडेंट को लाइबल ठहराया जाएगा। इस प्रकार इस एलकॉक के केस में कोर्ट ने नर्वस शॉक के संबंध में कुछ गाइडलाइन दिया, जिसको बाद में अदर केसेस में भी एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। नेक्स्ट केस है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, हिंदी में लिख सकते हैं केरल विश्वविद्यालय वर्सेज के मौली फ्रांसिस। 2005 का केस है केरला हाई कोर्ट का। इस केस में केरला हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि स्टूडेंट के रीवैल्यूएशन एग्जामिनेशन के रिजल्ट में, यानी पुनर्मूल्यांकन परीक्षा के परिणाम में होने वाले अत्यधिक डिले के कारण, अत्यधिक विलंब के कारण उत्पन्न हुई मेंटल अग्नि के लिए, यानी मानसिक पीड़ा के लिए रिलेटेड स्टूडेंट को यानी प्लेंटिफ को 10,000 रुपीज डैमेजेज के रूप में देने के लिए यूनिवर्सिटी लाइबल है। यानी क्या हुआ था इस केस में? इस केस में एक स्टूडेंट फेल हो गया था और उसने रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद उसका रिजल्ट आने में बहुत डिले हो गया, अत्यधिक देर हो गया, जिसके कारण उसे क्या हुआ? मानसिक पीड़ा हुई, मेंटल एग्नी हुई। उसके लिए उसने क्या किया? डैमेजेज प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया। तो यहाँ न्यायालय ने क्या माना कि अत्यधिक विलंब यानी जो डिले हुआ था उसके कारण उस स्टूडेंट को मानसिक पीड़ा हुई थी और उस पीड़ा के कारण उसे क्षति पहुंची थी। तो न्यायालय ने 10,000 रुपये डैमेजेज के रूप में प्लेंटिफ को प्रदान किया। नर्वस शॉक को समझने के लिए यहाँ आप कुछ और बातों को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी टेरिबल एक्सीडेंट यानी भीषण दुर्घटना में रेस्क्यू का कार्य करने यानी बचाव का कार्य करने एक्सीडेंट के प्लेस पर पहुंचता है और वहां की टेरिबल पेनफुल सिचुएशन यानी भीषण दर्दनाक स्थिति को देखकर उसे मेंटल शॉक पहुंचता है, तो वह एक्सीडेंट के लिए लायबल पर्सन यानी जो दोषी व्यक्ति है या इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट जो संस्था है उसके विरुद्ध डैमेजेज का सूट फाइल करके डैमेजेज प्राप्त कर सकता है। तथा ऐसे केसेज में डिफेंडेंट का यह कहना बेकार या व्यर्थ होगा कि एग्रीव्ड पर्सन यानी जो पीड़ित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति का यानी प्लेंटिफ का किसी भी इंजर्ड पर्सन से कोई रिलेशन नहीं था। परंतु यदि कोई रोड पर खड़ा व्यक्ति, सड़क पर खड़ा व्यक्ति किसी एक्सीडेंट को देखकर मेंटल शॉक के लिए डिफेंडेंट से डैमेजेज की डिमांड करे, तो वह किसी भी प्रकार की डैमेजेज का इंटाइटल्ड नहीं होगा, किसी भी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह एक्सीडेंट के डेंजर यानी खतरे की सरकमफरेंस के बाहर है। यहाँ हमने जो ये बातें बताई हैं वे किसी न किसी केस में कही गई, केवल हमने आपको जानने या समझने के लिए यहाँ डिस्कस कर दिया। अब इसी प्रकार मेंटल शॉक और नर्वस शॉक केवल डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस से क्रिएट हुए फिजिकल इंजरी को
देखने से हुए शौक तक ही लिमिटेड नहीं है रखा गया है, बल्कि यदि किसी प्रॉपर्टी को यानी संपत्ति को बहुत अधिक हुए नुकसान यानी भारी बर्बादी को देखकर मेंटल शॉक पहुंचा हो तो उसके लिए भी डैमेजेज प्राप्त की जा सकती है। यानी प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचती है, उसे देख करके व्यक्ति को मेंटल शॉक पहुंचता है तो उसके लिए भी डैमेजेज प्राप्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आग लगने से व्यक्ति को उससे होने वाली प्रोबेबल इंजरी यानी संभावित क्षति यानी संभाव्य क्षति का फोरसाइट यानी पूर्वानुमान हो सकता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस व्यक्ति द्वारा जिसे मेंटल शॉक पहुंची हो डैमेजेज के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। यानी अगर उसका पूर्वानुमान किया जा सकता है, रीजनेबल फोरसाइट किया जा सकता है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाएगा। अब लास्ट में कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि नर्वस शॉक से उत्पन्न हुए लायबिलिटी के ग्राउंड तथा इसके सरकमफरेंस के बारे में बड़ा डिस्प्यूट है, बड़ा ही मतभेद है तथा साथ ही साथ बड़ी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। यह पार्शियली यानी आंशिक रूप से इस कारण से है कि कोर्ट्स का यह प्रयास रहता है कि नेग्लिजेंस तथा फोरसाइट यानी उपेक्षा तथा पूर्वानुमान के जनरल प्रिंसिपल्स से यानी जो साधारण सिद्धांत है उनसे जितना ब्रॉड लायबिलिटी होता है उतना ब्रॉड लायबिलिटी मेंटल शॉक यानी या नर्वस शॉक से न हो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, जनरली कोर्ट्स का यह प्रयास रहता है कि नर्वस शॉक से उत्पन्न हुई लायबिलिटी बड़ी ही लिमिटेड रहे, सीमित रहे। यह टॉपिक यहाँ समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।